नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार पुनः एक और सत्र में। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे एक विषय पे। विषय ये है कि आजकल बहुत कूल हो गया है ना, कि जिसे देखो वही मीम्स बना रहा है और रील्स बना रहा है, और इवन स्पीचेस में भी ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है कि लोग हिस्ट्री का रेफरेंस देना चाहते हैं और फ्लो में बहुत कुछ निकल जाता है। तो इसी फ्लो में जो ये निकलता है, इसी को थोड़ा सा हम शुद्ध करने का प्रयास करेंगे अपनी तरफ से। तो एक लिस्ट हमने प्रिपेयर की है। ये लिस्ट उन लोगों की है, उन महान महानायकों की है, और उनके सामने किन किन का उनसे युद्ध हुआ था या किन की प्रसिद्धि है, किन युद्धों की प्रसिद्धि है। तो वही आज के सत्र में रहने वाला है। अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या त्रुटियां होती है और क्या सही है, या किस किस का सही में कौन से महानायकों का क्लैश हुआ था, क्लैश ऑफ द टाइटन्स। तो ये किस किस का हुआ था, तो यही आज के सत्र में रहने वाला है। अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे बढ़ाइएगा इस तरह के वीडियोस को, क्योंकि और इस विषय इसको सभी वयोगट यानी कि सभी आयु के पुरुषों व युवाओं से हमें इसे शेयर करना चाहिए, ताकि जो गलतियां हमसे हो जाती है, स्पीचेस में भी फ्लो में जो गलतियां निकल जाती है, उनको हम सुधार कर सके। तो ये एक करबद्ध प्रार्थना है, इसीलिए आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। चलिए, भगवान श्री एकलिंगनाथ जी की जय, जय श्री राम, हर हर महादेव। इसी के साथ भगवान का नाम लेके कमेंट सेक्शन में भी आप जाके ये सब लिख सकते हैं, और इसी के साथ आज के सत्र को, इस छोटे से सत्र को प्रारंभ करते हैं। नंबर 1 आता है। सबसे पहले जो अशुद्धि है वो मैं बताता हूँ आपको। तो अशुद्धि है, जब भी अलेक्जेंडर या अलक्षेंद्र का नाम आता है, तो अलक्षेंद्र के समय में चाणक्य हुए थे, चंद्रगुप्त भी हुए थे, लेकिन इतिहास में कहीं पे भी ये नहीं आता है कि अलक्षेंद्र और चंद्रगुप्त की कोई युद्ध हुआ हो। जी हाँ, जो बैटल रावी के किनारे हुई थी पंजाब में, जो पंचनद है कहलाता था प्रदेश उस समय में, तो पंचनद के किनारे पर भी जो युद्ध हुए थे वो हमारे ही देश के एक महान विभूति, एक ऐसे राजा के और अलेक्जेंद्र के बीच में हुए थे। उनका नाम था, यदि आप गैस कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। जी हाँ, उनका नाम था महाराजा पुरु या महाराजा पोरस। तो वो जो गाना आता है ना, जो कम्युनिस्टों ने गाना बनाया था, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। इतिहास से लोगों को दूर करने के लिए इस प्रकार के गाने बनाए गए, और सिकंदर को तो महान बता दिया गया, लेकिन सिकंदर जिससे हारा उसको महान बताने का जो जिम्मेदारी थी वो हमारे कंधों पे थी, वो हम लोगों के कंधों पे थी, हमारी पीढ़ियों के कंधों पे थी, जिसे ये बताना चाहिए था कि पोरस क्यों जीता। और जो पश्चिमी इतिहासकार हैं, उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने ये तो बता दिया कि उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि सिकंदर हारा। उन्होंने हमेशा यही कहा कि अलेक्जेंडर was defeated because of not defeated but Alexander's conquest was not fulfilled because of the animals. He saw first time elephants are being used in battlefield, और एक उसका ये कारण था, और दूसरा कारण ये भी था कि अलेक्जेंडर के सामने इस तरह का जो मौसम है, हमारे भारतीय जो मौसम है, वो उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। तो ये सारे तथ्य बता करके बात को गोल गोल घुमा दिया गया, और उसमें से पोरस का नाम हमेशा के लिए मिटा दिया गया। और एक नई चीज़, अभी जब सभी इतिहास की बात करते तो एक नई चीज़ और निकल के आ गई या जोड़ दी गई पीछे से, जिसमें यह कह दिया गया कि पोरस की जगह उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम घुसा दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य का भी जो योगदान है वो अतुलनीय है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने मुख्यतः धनानंद के विरुद्ध युद्ध जो किए थे वो धनानंद के विरुद्ध थे, और सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सिकंदर का जो इस पूरे क्षेत्र का जो क्षत्रप था, जो आज का पाकिस्तान का क्षेत्र कहलाता है, सिंध प्रदेश, और इन पूरे का जो क्षत्रप था, वो
वो आया था और उसने अपनी बेटी का विवाह किया था सिकंदर के साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो ये इतिहास है। तो पहली गलती जो हम लोग करते हैं वो पोरस की जगह सिकंदर के साथ लिख देते हैं नाम चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। इसके बाद आता है दूसरा इतिहास, दूसरा जो इन्वेजन्स हुए उसमें मैं सीधा आना चाहूँगा दूसरे इन्वेजन पे जो हुआ था फरगना का जो किंग था, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो बाबर था। तो फरगना के कबीले का एक सरदार था जिसका नाम बाबर था, वो यहाँ आता है और उसका युद्ध हुआ था जिसे खानवा का युद्ध कहा जाता है। उससे पहले बयाना के युद्ध में महाराणा सांगा ने उसे बुरी तरह से उसके पैर उखाड़ दिए थे। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मतलब सपने आते थे मुगल सेना को महाराणा सांगा के, इस प्रकार का वो विभत्स युद्ध हुआ था। और महाराणा सांगा के अंडर में, अगेन फिर से कहूँगा, महाराणा सांगा के बाबर खुद अपने बाबरनामे में लिखता है कि महाराणा सांगा के अधीन 1,80,000 की सेना थी। उस समय में 1,80,000 की सेना का मतलब बहुत बड़ी सेना, आप समझ सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, खानवा का युद्ध बाबर और महाराणा सांगा के बीच हुआ था। उसके बाद उसके बाद आता है कि हुमायूं। तो हुमायूं ने किसके साथ युद्ध किया था? तो हुमायूं का युद्ध हुआ था जिसे दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है, हेमचंद्र हेमू। तो हेमचंद्र के अगेंस्ट हुमायूं का युद्ध हुआ था और उसके बाद ही उसी युद्ध से अकबर उस समय बड़ा हो रहा था। तो उसी के बाद ऐसा मौका पड़ता है कि अकबर सामने आता है उभर के, और अकबर को उसके जो हुमायूं का ही एक उसका अधीनस्थ होता है, वो अकबर को पाल पोस के बड़ा करता है। तो इसके बाद आता है अकबर। तो अकबर के सामने या जो महानायक है वो है महाराणा प्रताप सिंह जी, हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप सिंह जी। इनके सामने खलनायक कौन है? खलनायक है अकबर, और खलनायक ही कहूँगा अकबर को। अब इधर वापस मेवाड़ की तरफ आते हैं तो महाराणा प्रताप सिंह जी के जो पिताजी हैं उदय सिंह जी, महाराणा उदय सिंह जी, महाराणा प्रताप सिंह जी, ये दोनों ही, और इवन कुछ काल महाराणा अमर सिंह जी का भी रहा था जिसमें वो अकबर के अगेंस्ट, इन तीनों ने अकबर के अगेंस्ट युद्ध किए थे। युद्ध कह सकते हैं, या जो चढ़ाइयाँ मेवाड़ पे हुई थी तो उसका प्रतिरोध पूर्ण क्षमता से इन तीनों ने ही किया था। तो अब कौन आता है? इक्वेट अगर करेंगे तो अकबर जो है वो महाराणा प्रताप सिंह जी के समय में हम उसे काउंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है मुगलों में थे, मुगलों में कौन था? अकबर का पुत्र जहांगीर। अकबर का पुत्र जहांगीर था जिसके समय में मेवाड़ से संधि हुई थी। संधि करने वाले थे महाराणा अमर सिंह जी और उनके पुत्र महाराणा कर्ण सिंह जी। अब आप कहेंगे कि यार महाराणा प्रताप के पुत्र ने इतनी जल्दी संधि कैसे कर दी? तो ये आज हम पढ़ने या बताने के लिए हम कह रहे हैं इतनी जल्दी, लेकिन इसके बीच में 18 साल का संघर्ष है, 17-18 साल का संघर्ष है। और वो संघर्ष किया था महाराणा अमर सिंह जी के नेतृत्व में, पूरे मेवाड़ ने एक साथ मिलकर संघर्ष किया था। तो ये राजवीर सर भी बताते हैं अपने लेक्चर्स में कि वो एक अलग इतिहास है पूरा, जिसमें कि ये बताया जाता है कि मेवाड़ की जनता हमेशा से महाराणाओं के साथ खड़ी रही थी, कंधे से कंधा मिला के, इसीलिए मुगल मेवाड़ में नहीं घुस पाते थे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जब संधि हो गई थी, जो कि संधि भी एक तरह से आप उस संधि को यदि आप पढ़ेंगे तो वो मेवाड़ की विजय के रूप में ही देखी जाती है। और मेवाड़ ने कभी सेना नहीं भेजी और भेजी भी तो हमेशा दिल्ली को डिस्टेबलाइज रखने के लिए ऐसी फोर्सेस को सेना भेजी जो दिल्ली को डिस्टेबलाइज रखे। उदाहरण के तौर पे जब दिल्ली चाहता था दारा शिकोह को उत्तराधिकारी बना के मुगल साम्राज्य का अगला बादशाह दारा शिकोह को बनाना चाहता था, उस समय में महाराणा राज सिंह जी को पता था कि दिल्ली को डिस्टेबलाइज कैसे रखा जाए या मुगलों को कैसे, अपने एनिमी को कैसे कमज़ोर किया जाए। तो उनका यही मेवाड़ की हमेशा नीति रही, जिसमें कि मेवाड़ ने हमेशा जो मुगलों का
जो मुगलों का सबसे कट्टर वाला, या कह सकते हैं जो इनको मुगल को दबाने वाला, गिराने वाला, ऐसा कोई अगर कोई राजकुमार या ऐसा कोई होता था प्रिंस, तो उसको मेवाड़ अपना समर्थन करता था, उसको अपनी सेना भेजता था। तो उस समय में आप बता सकते हैं किसका समर्थन या किसका सहयोग किया होगा मेवाड़ ने? और ये चाणक्य नीति इसी को कहते हैं। तो चाणक्य नीति के तहत महाराणा राज सिंह जी के ने उस समय में एक ऐसे आतताई का साथ दिया था जो कि एक राजनीति का हिस्सा था, इसे हम राजनीति का हिस्सा कहेंगे, जिसने आगे चल के हिंदुस्तान का पूरा जो या कह सकते हैं कि मुगलों की जो कट्टरता है, जो जहाँ से प्रारंभ हुई थी वो वहीं से हुई थी। तो महाराणा राज सिंह जी ने सेना भेज के साथ दिया था औरंगज़ेब का। जी हाँ, औरंगज़ेब का साथ दिया था, उसको इस्टेब्लिश करने में साथ दिया था। तो महाराणा राज सिंह जी जो हैं, पहले तो औरंगज़ेब का साथ देते हैं उसको इस्टेब्लिश करने में, लेकिन जब हिंदुओं पर औरंगज़ेब के अत्याचार बढ़ने लगे, उस समय में महाराणा राज सिंह जी ही वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि न तो हम जजिया देंगे, और कोई युद्ध भी अगर किया है औरंगज़ेब के बाद में वापस से औरंगज़ेब के साथ, तो वो महाराणा राज सिंह जी ने प्रारंभ किया था। तो हम कह सकते हैं कि हिंदू शक्ति को कमज़ोर दिखाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि कॉन्फेडरेशंस नहीं थे या हिंदू अकेले ही लड़ते थे, ये भी एक भ्रांति है। महाराणा प्रताप सिंह जी के अंडर में भी कई सारे, जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर और ईडर और इस तरह के जो मेवाड़ के पास के कई सारे छोटे छोटे राज्य थे, इन सब ने मिलकर एक कॉन्फेडरेशन बनाकर युद्ध किया था। इसी तरह से महाराणा राज सिंह जी तक भी ये निकल के आता है कि महाराणा राज सिंह जी के समय तक भी उनके साथ में कई सारे राजपूत राजा थे जिन्होंने मुगल आतताइयों का विरोध किया था। इवन छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये भी महाराणा राज सिंह जी को सम्मान देते थे। महाराणा राज सिंह जी का जो लेटर है उसमें भी ये, जब जजिया का लेटर आता है औरंगज़ेब की तरफ से पूरे भारत में, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ये कहते हैं कि यदि तुम में दम हो तो पहले जजिया राज सिंह से लेके बताओ। तो ये क्यों कहा गया है? ये इसलिए कहा गया क्योंकि महाराणा राज सिंह जी ने औरंगज़ेब के दांत खट्टे कर दिए थे जब ब्यावर का, जो किशनगढ़ और ब्यावर का जो युद्ध हुआ था, वहाँ पे जो युद्ध हुए थे उसमें तो हम इक्वेट अगर करेंगे फिर से, तो महाराणा राज सिंह जी के सामने हम यदि किसी को रखेंगे, या औरंगज़ेब के सामने तीन जो महानायक उस समय के थे, वो थे महाराणा राज सिंह जी, इधर से महाराणा राज सिंह जी के सामने वापस हो गए अपने औरंगज़ेब के सामने महाराणा राज सिंह जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और महाराणा रणजीत सिंह जी जो थे पंजाब के, ये भी उस समय में प्रबल हो गए थे। तो ये चारों ही वो लोग थे जिन्होंने औरंगज़ेब को पछाड़ने में पूरा सहयोग किया था और एक साथ काम किया था उस समय में भी। तो जब ये चर्चा आती है कि औरंगज़ेब के सामने कौन, तो आपको ये चार नाम याद होने चाहिए। पहला नाम, अगर हम स्टेट वाइज देखें तो पहला नाम पंजाब से महाराजा रणजीत सिंह जी, दूसरा नाम महाराणा राज सिंह जी जो मेवाड़ से थे, और तीसरा और चौथा नाम जो महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज, ये चारों उनके अगेंस्ट में थे। और उसके बाद भी इवन छत्रपति संभाजी महाराज के देहावसान के बाद भी, उनकी क्रूरतम हत्या के बाद भी, मराठों ने 17 वर्ष तक आगे और युद्ध संघर्ष किया। और अगेन फिर से कहूँगा, चाणक्य नीति इस प्रकार की रही कि जहाँ पे वो प्रबल होता था वहाँ उसे किला बेच दिया जाता था, और जैसे ही वो वहाँ से किले छोड़ के जाता था, बारिश और इन वजहों से जब किला छोड़ के जाता था, तो पूरा उस पर आक्रमण करके किले को मराठे हथिया लिया करते। तो इस प्रकार से औरंगज़ेब की यहीं पे कब्र बनी। तो उसका पूरा जो आता है इतिहास वो इस प्रकार से। तो आपको भी याद रखना है हमेशा, नंबर वन अलेक्जेंडर के अगेंस्ट पोरस था, नंबर 2 धनानंद के अगेंस्ट चंद्रगुप्त मौर्य थे,
तो चाणक्य जो थे उस समकालीन है, लेकिन कभी भी आमने सामने नहीं हुआ। या यह कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जब एक विद्यार्थी थे तक्षशिला में, तो उस समय में अलेक्जेंडर का आक्रमण तो हुआ था, बट ये लोग कभी आमने सामने राजा की तरह से या विद्रोहियों की तरह से आए होंगे, बट फेस ऑफ जो कहते ना, फेस ऑफ नहीं हुआ है इन दोनों का कभी। तो ये पहला हुआ। पहले दो ये हुए, अलेक्जेंडर पोरस और चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद। इसके बाद आगे आता है अपना, इसके बाद आते हैं बाबर। बाबर के सामने था महाराणा संग्राम सिंह जी या महाराणा सांगा के अगेंस्ट में आया था बाबर। बाबर के बाद आता है हुमायूं। हुमायूं के अगेंस्ट थे हेमचंद्र हेमू, जो दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे। और उसके पश्चात हुमायूं के बाद आता है अकबर। अकबर के अगेंस्ट में महाराणा प्रताप सिंह जी और उनके पुत्र महाराणा अमर सिंह जी। इधर अकबर का पुत्र बादशाह जहांगीर, तो उसके अगेंस्ट में थे महाराणा अमर सिंह जी और महाराणा कर्ण सिंह जी। फिर जब शाहजहां आता है, जहांगीर के बाद अगला शासक बना शाहजहां, तो शाहजहां के अगेंस्ट में कौन कौन थे? महाराणा कर्ण सिंह जी, महाराणा जगत सिंह जी। ये दोनों बीच में जो थे शाहजहां के समकालीन थे। इसके बाद आता है शाहजहां का पुत्र। शाहजहां का पुत्र कौन था? शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। तो औरंगजेब के अगेंस्ट में थे 4 प्रमुख महान योद्धा। पहले महाराणा रंजीत सिंह जी, दूसरे महाराजा रंजीत सिंह जी, महाराणा अमर सिंह जी, तीसरे छत्रपति शिवाजी महाराज और चौथे छत्रपति संभाजी महाराज। और उसके बाद मुगल साम्राज्य जो है वो बिखरने लग गया था औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो ये था इतिहास। तो ये छोटे छोटे पॉइंटर्स हमने आज आपको दिए हैं। तो आपको ये याद रखना है कि यदि आप कोई भाषण देने भी जाते हैं तो ये हमेशा याद रखिए कि कौन किसके अगेंस्ट था या किसने किसके अगेंस्ट युद्ध किए थे। आपको आज का हमारा सत्र कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना ही है। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।